हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फ़िल्म में ऐसा जो इतना ख़ास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फ़िल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की ज़िंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है। यह फ़िल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फ़िल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन माइक जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग-अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती हैं। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मांडो रेटास हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मांडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अर्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हडजेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताज़ा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं।
बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लोन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रॉटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 टू 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि
नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है। चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो, बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन माइक जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटस हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यही से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हर्जेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताजा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहे सिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं।
जैकब सीपीओ का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितनी भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है, क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारे संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है, क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं, बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है, और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लोन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली, और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया, और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 to 6.5 मिलियन की कमाई की, और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी,
जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं जब उसे ड्रग क्रोन्टेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन माइक, जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटास हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल, जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस, जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हर्जेस, अलेक्जेंडर लुडली और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताजा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है।
माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहे डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सीपीओ का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है, क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारे संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है, क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है, और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन बाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली, और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया, और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और
डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 to 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेस से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन माइक, जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटास हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल, जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को भी जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस, जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हडजेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा, जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले।
पुराने और नए तरीके का यह टकराव फ़िल्म को एक ताज़ा अंदाज़ देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक, जहाँ माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमांडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फ़िल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है, बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमांडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमांडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमांडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है, क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारे संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमांडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है, क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं, बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है, और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइजी की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली, और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी
ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 to 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक टूरिस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन माइक जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग-अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटस हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल, जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति
बेनिटो अरेटास को भी जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस, जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हडजेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताज़ा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारे संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और
इस फ्रेंचाइजी की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 to 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेस से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन
जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन माइक जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग-अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटस हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अर्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हर्जेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताजा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी
और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रॉटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 टू 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोन्टेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी, मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर, वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं।
बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन माइक जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग-अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटस हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हर्जेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताज़ा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितनी भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है।
दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लोन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन स्टेलेजिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 टू 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार
राइड पर ज़रूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर, वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज़ फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज़ फ्रेंचाइजी का नाम ज़रूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन माइक, जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग-अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटास हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल, जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को भी जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस, जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हडजेस, अलेक्जेंडर लुडली और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताज़ा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है।
वनेसा हडजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और आर्मांडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारे संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और आर्मांडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिल्लाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन स्टेलेजिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 टू 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेस से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो।
बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है। चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन, या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो, बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन माइक, जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटस हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल, जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को भी जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस, जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सेकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हर्जेस, अलेक्जेंडर लूडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताज़ा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन
इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सीपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार खासकर रीटा कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है, क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारे संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है, क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है, और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली, और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया, और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रॉटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 to 6.5 मिलियन की कमाई की, और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी।
बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोन्टेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन, या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन माइक, जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर आर्मंडो रेटस हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल, जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को भी जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस, जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सैकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हडजेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताजा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी
हमेशा की तरह आकर्षक, तेज-तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमज़ोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है, जो अपनी ज़िंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फ़िल्म को हल्का और मज़ेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार ख़ास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हँसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मज़ेदार है कि आप खुद को हँसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमो टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है, क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारे संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है, क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं, बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है, और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइजी की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली, और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया, और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई।
बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 to 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी, मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन, या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी की। जब बात एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती की केमिस्ट्री की आती है, तो हॉलीवुड की बैड बॉयज फ्रेंचाइजी का नाम जरूर सामने आता है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी बैड बॉयज फॉर लाइफ ने 2020 में रिलीज होने के बाद दर्शकों को फिर से मियामी की सड़कों पर ले जाकर उत्साह और मनोरंजन का डबल डोज दिया। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री समय के साथ और भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या है इस फिल्म में ऐसा जो इतना खास बनाता है? आइए इस मूवी की कहानी, किरदार, थीम्स और इसके पीछे की मेहनत को गहराई से समझते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक बड़ी कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के दो जासूसों माइक लावरी और मार्कस बेनेट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म बैड बॉयज सेकंड 2003 की घटनाओं के 17 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म की कहानी में एक गहरा ट्विस्ट है जो माइक के अतीत से जुड़ा है और यह इसे पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मियामी की चमचमाती सड़कों पर, जहां मार्कस का पोता जन्म लेता है। यह खुशी का मौका मार्कस को अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। वह अब रिटायरमेंट की सोच रहा है, एक शांत और पारिवारिक जीवन जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन माइक, जो हमेशा से एक्शन का दीवाना रहा है, अभी भी अपराधियों को पकड़ने और मियामी को सुरक्षित रखने के जुनून में डूबा हुआ है। उनकी यह अलग अलग सोच उनकी दोस्ती में एक हल्का तनाव लाती है। लेकिन कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब माइक पर एक रहस्यमयी हमलावर, आर्मंडो रेटस, हमला करता है। यह हमला माइक को गंभीर रूप से घायल कर देता है और यहीं से कहानी एक निजी बदले की जंग में बदल जाती है। पता चलता है कि आर्मंडो और उसकी माँ टिस्सा मेल अल्टेस एक मैस्किन ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं और माइक के अतीत से उनका गहरा रिश्ता है। इसाबेल, जो एक आत्मघोषित ब्रूजा है, अपने बेटे को उन सभी लोगों को मारने का आदेश देती है जिन्होंने उसके पति बेनिटो अरेटास को जेल भेजा और उसकी मौत का कारण बना। माइक इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है जिसे इसाबेल सबसे ज्यादा पीड़ा देना चाहती है। मार्कस
जो रिटायरमेंट की सोच रहा था, अपने दोस्त की जान खतरे में देखकर वापस मैदान में उतरता है। दोनों पुराने स्कूल के जासूस एक नई हाई टेक पुलिस यूनिट यानी कि एमओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी अगुवाई माइक की पूर्व प्रेमिका लेफ्टिनेंट रीटा सेकाडा करती है। इस यूनिट में शामिल है वेनेसा हडजेस, अलेक्जेंडर लुडवी और चार्ल्स मेल्टन जैसे युवा जैसे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस वाले। पुराने और नए तरीके का यह टकराव फिल्म को एक ताज़ा अंदाज देता है। कहानी आगे बढ़ती है मियामी से मेक्सिको सिटी तक की, जहां माइक और मार्कस को एक बड़े शोडाउन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, खासकर माइक के अतीत और अरमंडो के साथ उसके रिश्ते के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल एक्शन से भरा है बल्कि भावनात्मक गहराई भी देता है, जो इस फ्रेंचाइजी को पहले से अलग बनाता है। बैड बॉयज और फॉर लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है इसके किरदार और उनकी आपसी केमिस्ट्री। विल स्मिथ का माइक लाउरी हमेशा की तरह आकर्षक, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी है, लेकिन इस बार उसका किरदार थोड़ा और गहरा है। माइक का अतीत, खासकर इसाबेल के साथ उसका रिश्ता, उसे एक कमजोर और मानवीय पक्ष देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लॉरेंस का मार्कस अब एक दादा है जो अपनी जिंदगी को शांत करना चाहता है, लेकिन उसका हास्य और माइक के साथ तकरार इस फिल्म को हल्का और मजेदार बनाए रखता है। मार्कस का किरदार इस बार खास तौर पर चमकता है। मार्टिन लॉरेंस की कॉमिक टाइमिंग और उसके ओहेसिटी डायलॉग्स दर्शकों को हंसाने में कभी नाकाम नहीं होते। एक सीन में जब वह और माइक एक प्लेन में बहस कर रहे होते तो मार्कस का रिएक्शन इतना स्वाभाविक और मजेदार है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वहीं नए किरदार जैसे अरमंडो और इसाबेल कहानी में एक नया रंग लाते हैं। जैकब सिपियो का अरमंडो एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है, लेकिन उसका किरदार सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता और माइक के साथ उसका कनेक्शन कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। कैट डेल कैस्टिलो की इसाबेल एक खतरनाक और रहस्यमय खलनायक के रूप में उभरती है, जिसका किरदार डरावना और आकर्षक दोनों होता है। एमओ टीम के किरदार, खासकर रीटा, कहानी में ताजगी लाते हैं। रीटा का माइक के साथ पुराना रिश्ता और उसकी प्रोफेशनल डायनामिक्स कहानी को और दिलचस्प बनाती है। वनेसा हजेस और अलेक्जेंडर लुडविन जैसे युवा किरदार पुराने स्कूल के माइक और मार्कस के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ सिर्फ एक एक्शन और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, यह कई गहरी थीम्स को भी छूती है। सबसे प्रमुख थीम है दोस्ती। माइक और मार्कस की दोस्ती एक फ्रेंचाइजी का दिल है। भले ही वे एक दूसरे से कितने भी झगड़े, उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वे हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ खड़े रहकर करते हैं। एक सीन में जब मार्कस माइक को रिटायरमेंट की सलाह देता है, तो माइक का जवाब होता है, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। इस दोस्ती की गहराई को दिखाता है। दूसरी अहम थीम है परिवार। मार्कस का अपने पोते और परिवार के प्रति प्यार और माइक का अपने अतीत और अरमंडो के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश फिल्म को एक भावनात्मक आधार देता है। यह थीम खासकर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करती है क्योंकि परिवार और रिश्तों का महत्व हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। तीसरी थीम है अपने अतीत का सामना करना। माइक का इसाबेल और अरमंडो के साथ रिश्ता उसे अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह थीम फिल्म को एक नया आयाम देती है, क्योंकि यह सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं बल्कि आत्म मंथन और बदलाव की भी कहानी है। बैड बॉयज सीरीज हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है, और बैड बॉयज फॉर लाइफ इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ती। डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाल ने माइक और मार्कस की पुरानी स्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया है। मोटरसाइकिल चेज, गन फाइट्स और एक हेलीकॉप्टर क्रैश सीन फिल्म को रोमांचक बनाते हैं। खासकर एक सीन जहां माइक और मार्कस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुश्मनों का पीछा करते हैं, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। फिल्म की सिनेमाटोमोग्राफी मियामी की चमक दमक और खूबसूरती से पकड़ती है। रात के क्लब, समुद्र तट और शहर की सड़कें कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है। ड्रोन शॉट्स और फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल एक्शन और भी रियलिटिक बनाते हैं। लॉन वाल्फे का म्यूजिक स्कोर भी फिल्म के मूड को और भी बढ़ाता है, खासकर एक्शन सीन में। पहली दो बैड बॉयज फिल्मों को माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, जबकि बेहेम स्टाइल और इस फ्रेंचाइज की पहचान था। लेकिन बैड बॉयज फॉर लाइफ में आदिल और बिलाल ने डायरेक्शन कमाल संभाली
और उन्होंने इस सीरीज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जहां माइकल बे की फिल्में ज्यादा स्टाइल और कम स्टोरी पर फोकस करती थी, वहीं यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी आसान नहीं था। कई सालों तक बैड बॉयज 3 की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर चर्चा चलती रही। 2008 में माइकल ने कहा था कि वह तीसरी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बजट की दिक्कतों ने प्रोजेक्ट को बार-बार रोका। आखिरकार 2014 में जेरी ब्रकहाइमर ने डेविड गगनहाइम को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया और 2015 में जो कानहन डायरेक्शन के लिए बातचीत में थे, कई बार रिलीज डेट्स बदल गई और आखिरकार 2020 में फिल्म रिलीज हुई। बैड बॉयज फॉर लाइफ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन कुल मिलाकर इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतर फिल्मों में से एक माना गया। रोटेन टोमेटोज पर इसे 76% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिटिक्स ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं की तारीफ की। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को एसिनाइन और डायलॉग्स को मोरेनिक कहा। द गार्डियन की समीक्षा में कहा गया कि भले ही कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन विल और मार्टिन की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाती है। दूसरी तरफ दर्शकों ने इसे एक मजेदार और नॉन नॉस्टैल्जिक अनुभव बताया, जो पुराने बैड बॉयज फैन के लिए एक ट्रीट था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचाया। इसे वर्ल्ड वाइड 4 टू 6.5 मिलियन की कमाई की और यह 2020 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में यह तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बैड बॉयज फॉर लाइफ की कामयाबी के बाद सोनी पिक्चर्स ने तुरंत चौथी फिल्म बैड बॉयज राइड और डाई की घोषणा कर दी, जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिर से अपनी भूमिका निभाई और आदिल व बिल्लाल ने डायरेक्शन किया। चौथी फिल्म में माइक और मार्कस अपने दिवंगत कैप्टन हाइवर्ड के नाम को साफ करने की कोशिश करते हैं, जब उसे ड्रग क्रोंटेल्स से जोड़ा जाता है। चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खोल दी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने कहा कि वे पांचवी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कहानी में कुछ नया और रोमांचक हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का शानदार मिश्रण है। यह न केवल पुराने बैड बॉयज फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक राइड है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी चमकदार दुनिया में खींच लाती है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की जोड़ी, मियामी की रंगीन सेटिंग और भावनात्मक ट्विस्ट के साथ यह फिल्म हर उस शख्स के लिए है जो मजेदार और रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहता है, चाहे आप एक्शन के दीवाने हो या कॉमेडी के शौकीन, या फिर दोस्ती और परिवार की कहानियों को पसंद करते हो। बैड बॉयज फॉर लाइफ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रहे हो, तो माइक और मार्कस के साथ धमाकेदार राइड पर जरूर निकले। जैसा कि वे कहते हैं, वी राइड टुगेदर वी डाई टुगेदर। बैड बॉयज फॉर लाइफ।